Good morning. Today is 28th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, दुबई में आईसीसी की एक मीटिंग हुई जिसमें बीसीसीआई के खिलाफ फैसला लिया गया, तो हम वो इस आर्टिकल में जानने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा फैसला था और बीसीसीआई के रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा उस फैसले से। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है मलेरिया की एक दवाई को लेकर है, इंजेक्शन वाली दवाई का निर्माण किया गया है, अफ्रीका के 3 देशों में इसका ट्रायल चलेगा, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, निकालेंगे। बीच का आर्टिकल वैसे तो देखिए काफी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स हैं। एनके सिंह की एक रिपोर्ट आई थी एफआरबीएम एक्ट के ऊपर में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्यों स्टेट जो है एक प्रकार से लेस कैपेबल है एज कंपेरिजन टू सेंटर एफआरबीएम को इंप्लीमेंट करने में, और जो इसकी रिपोर्ट आई है उसको इंप्लीमेंट करने में। नीचे का जो आर्टिकल है यहीं पे आपको बता देता हूं, करण थापर जो कि एक जर्नलिस्ट है उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। हरभजन सिंह का एक ट्वीट आया। हरभजन सिंह जो एक क्रिकेटर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जेट एयरवेज के एक पायलट ने कुछ इंडियंस को अब्यूज किया और इस तरह से रेशियल, एक प्रकार से रेशियल शब्द कहे इंडियंस को, तो काफी एक प्रकार से हु एंड क्राई हुई हरभजन सिंह के इस ट्वीट से। तो ये जो करण थापर हैं ये हरभजन सिंह को अपने गिरबान में झांकने के लिए कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हरभजन सिंह ने खुद एंड्रयू सैमंड्स जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे उनको मंकी कहा था कुछ साल पहले की ये बात है। फिर ये इस बात को जनरलाइज करते हुए कहते हैं कि हम इंडियंस भी एक प्रकार से रेशियल हैं, और जो पहले ये पैराडाइम था हमने देखा था, काफी तरह की डिबेट्स हमने देखी थी कि वास्तव में जो अफ्रीकन के खिलाफ में जो अटैक्स होते हैं क्या वो रेशियल प्रवृत्ति के अटैक्स होते हैं, तो उसके लिए ये हाँ भर रहे हैं और कहते हैं कि हमें सबसे पहले रेशियल जो एटीट्यूड है उसको कम करना होगा। अगर विदेश में किसी तरह का कुछ अटैक होता है इंडियन पे तो हम ट्रंप पे सवाल उठा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा देते हैं कि आप चुप क्यों हो। हमारे देश में भी एक प्रकार से ये कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी अफ्रीका के खिलाफ हो रहे जो अटैक्स हैं उन पर चुप क्यों हैं, तो पहले हमको अपना घर ठीक करना होगा। तो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। ये सब हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया है, कुछ भी नया इस आर्टिकल में नहीं है। यहां पे जो आर्टिकल है आर वी सूडो सेक्युलरिस्ट, तो इस कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे, सूडो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है क्या। नीचे का जो आर्टिकल है ये डिसेबिलिटी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है बीसीसीआई से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे देखिए बीसीसीआई पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में था मिस गवर्नेंस को लेके, और लोधा कमेटी की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये लोधा कमेटी गठित की थी और इन्होंने काफी चीजें सजेस्ट की बीसीसीआई में रिफॉर्म लाने के लिए। और हमने ये भी देखा था कि जो प्रेसिडेंट जैसे अनुराग ठाकुर या फिर जो ऑफिशियल्स थे वो रिलेक्टेंट थे लोधा कमेटी को रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक विनोद राय की अध्यक्षता में 4 एडमिनिस्ट्रेटर्स का गठन किया कि वो जब तक कि नए इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक बीसीसीआई के गवर्नेंस को सुधारेंगे। उसके बाद में अभी क्या है, विनोद राय जो पूर्व में कैग जो चेयरमैन भी थे, कैग के चीफ भी थे, वो अब बीसीसीआई को गवर्न कर रहे हैं जब तक कि नए इलेक्शंस नहीं हो जाते। तो इस बात को लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या जजेस जो हैं वो बीसीसीआई को गवर्न करेंगे, और इस मामले का काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। अब क्या हुआ, अब देखिए बीसीसीआई ने 2014 में श्रीनिवासन के टाइम में एक प्लान दिया था आईसीसी को। आपको पता होगा, देखिए क्रिकेट जो है हमारे इंडिया में धर्म की तरह है, और बहुत ज्यादा रेवेन्यू यानी जो पैसा कमाया जाता है क्रिकेट से वो हमारे इंडिया में ही कमाया जाता है। जब भी मैच होता है जो स्टेडियम्स हैं वो फुल होते हैं, चाहे आप आईपीएल ले लीजिए। आईपीएल तो वैसे देखिए अलग चीज है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आईसीसी की जो भी इवेंट्स होती हैं उसमें बीसीसीआई जो है वो मेजर रेवेन्यू गिवर है, मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो बीसीसीआई ने अपना प्लान रखा। क्या कहा उन्होंने अपने प्लान में, उन्होंने कहा कि देखिए चूंकि हम बीसीसीआई आप आईसीसी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं तो हमारा शेयर रेवेन्यू में सबसे ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए 20.3%। इसके अलावा जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसका होना चाहिए 4.4%, और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है उसका होना चाहिए 2.7%। अब क्या हुआ, देखिए बीसीसीआई की एक नहीं चली, आईसीसी ने बीसीसीआई के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और उनके अनुसार आईसीसी में अनुसार वोटिंग हुई थी और इसमें बीसीसीआई को सिर्फ 1 वोट मिला। यानी बीसीसीआई जो प्लान प्रपोज कर रही थी उसके लिए सिर्फ 1 वोट मिला, वो भी बीसीसीआई का। और नए प्लान के अनुसार आईसीसी कहती है कि बीसीसीआई को सिर्फ रेवेन्यू मिलेगा 10.2% का, और जबकि बीसीसीआई कह रही थी हमें मिलना चाहिए 20.3% का, क्योंकि हम मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर हैं। तो इससे ऑलमोस्ट अब जो बीसीसीआई के खिलाफ डिसीजन गया है ऑलमोस्ट 1270 करोड़ का नुकसान होगा बीसीसीआई को। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, देखिए अब आर्मी तो ये है कि आईसीसी के चेयरमैन भी एक भारतीय जिनका नाम है शशांक मनोहर है। तो इन्होंने कहा कि देखिए 3 मेजर देश जो कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया एक प्रकार से डरा धमका नहीं सकते आईसीसी को और ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो वहाँ पे इंडिया में क्रिकेट के फैंस सबसे ज़्यादा हैं, या फिर जो डायस्पोरा है इंडिया का वो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली हर्ट है पूरे क्रिकेट रेवेन्यू का। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो बीसीसीआई को मिलेगा, या फिर फ्यूचर में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या फिर बीसीसीआई के जो भी शेड्यूल्स होते हैं वहाँ पर बीसीसीआई की मर्जी चलेगी। और बीसीसीआई जैसा हमने अभी डिस्कस किया, अकेले बीसीसीआई ने इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया, किसी ने भी बीसीसीआई के साथ नहीं दिया। काइंड ऑफ इंसल्ट है ये बीसीसीआई के लिए।
बीसीसीआई का फोकस सिर्फ इतना रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, जबकि देखिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वो पूरे ग्लोब में यानी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को स्ट्रेंथन करें, ना कि इसको कमज़ोर करें। हाल फिलहाल में काफ़ी तरह की चर्चाएं देखने को मिली टेस्ट क्रिकेट को लेकर या फिर वनडे क्रिकेट को लेकर, क्या वास्तव में ये सर्वाइव करेंगे आने वाले टाइम में। जिस तरह से लोगों को ये जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है इन दोनों में, टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। और अभी भी देखिए ये लास्ट में कहते हैं कि बहुत सारा रेवेन्यू बीसीसीआई के पास में है, जो आईपीएल का मान लीजिए या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मान लीजिए, और इवन जो आईसीसी से मिलेगा वो, इन सबको मिला के बहुत सारा रेवेन्यू अभी भी बीसीसीआई के पास में है। और वो उनको काम करना चाहिए क्रिकेट को स्ट्रेंथन करने में, ना कि इस प्रकार से आईसीसी को डराने धमकाने में। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए मलेरिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पायलट टेस्ट हुए हैं मलेरिया की एक दवाई, इंजेक्शन वाली दवाई जिसका नाम है RTS, ये दवाई का नाम है। 7,50,000 चिल्ड्रंस पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो थे 5 से 17 महीनों के बच्चे थे वो, और 3 कंट्रीज़ में ये एक्सपेरिमेंट किया गया, घाना में, कीनिया में और मालावी में। अब देखिए बात यूँ आती है कि फेज़ 3 का ये ट्रायल था और ड्रग को टेस्ट किया जा रहा है सेफ्टी और एफिकेसी के लिए। और जो भी डिसीजन आता है, जिस प्रकार से ये पायलट टेस्ट हो रहा है इन 3 कंट्रीज़ में, जो भी रिजल्ट आता है उसके बेस पे आगे इस दवाई को फैलाया जाएगा, यानी दूसरे देशों में भी ले जाया जाएगा और लार्ज स्केल में इसे यूज किया जाएगा। तो इससे मलेरिया से लड़ने में बहुत सहायता मिलेगी, जो ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। वैसे तो देखिए आर्टिकल कहता है कि अफ्रीका में 2010 से लेकर 15 के बीच में जो मलेरिया के केसेस हैं उनमें गिरावट आई है, 21% की गिरावट आई है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो देखिए WHO के एस्टिमेट के अनुसार से 92% जो डेथ होती है मलेरिया के कारण में, या फिर 90% जो नए केसेस आते हैं वो आते हैं इन्हीं 3 अफ्रीका में ही आते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। और क्या है, ये कहते हैं देखिए वैक्सीन के लिमिटेड बेनिफिट्स हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट फिर भी होगी, और 4 डोजेज़ में ये मेडिसिन दी जाएगी मलेरिया से लड़ने के लिए। और इससे लड़ा जाए, कौन से इंसेक्ट से लड़ा जाएगा, ये देखिए ये पैरासाइट है प्लाज्मोडियम और फाल्सीपैरम। अगर ये दवाई बन गई तो इस पैरासाइट से लड़ने में काफ़ी सहायता होगी। और 3 कंट्रीज़ का एक प्रकार से चुनाव किया गया है, और चुनाव ये इसलिए किया गया है जो हमने अभी डिस्कस किया, घाना, कीनिया और मालावी। ये देखिए यहाँ पे मॉडरेट टू हाई ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया होता है, और काफ़ी तरह के जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए हैं वो वहाँ पे अभी भी चल रहे हैं। तो यूज़ ऑफ बेड नेट्स और ये जो सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए मलेरिया से लड़ने के लिए, वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, जैसे कि बेड नेट्स या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर कम्बिनेशन थेरेपी, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। और देखिए हर एक कंट्री को डिसाइड करना होगा, जैसे एक बात ये है कि जो अब कंट्री के अंदर में कहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट चलाएगा वो पर्टिकुलरली कंट्री ही डिसाइड करेगी कि कंट्री के अंदर में कौन सी ऐसी इंटेंस या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन, ऐसा प्लेस है, ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मलेरिया फैला हुआ है। ये अब कंट्री की मर्जी चलेगी। बस 3 देशों का WHO ने 3 देशों का चुनाव कर लिया है। ये पूरा आर्टिकल है। और बाद में देखिए काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन से पॉइंट्स हैं, देखिए कौन से 4 फेजेस कौन कौन से हैं, कितना फ़र्क होना चाहिए। ये कहते हैं कि पहले 3 फेजेस में 1 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, चौथे फेज से पहले 15 से 18 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। ये इतनी जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो सब याद मत कीजिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी काम नहीं आती। बस ये याद रखिए, नई RTS नई इंजेक्शनेबल जो दवाई है मलेरिया से लड़ने के लिए, उसको पायलट बेस पे टेस्ट किया जा रहा है, बस ये याद रखिए। और थोड़े बहुत जो डिटेल्स हमने अभी डिस्कस करी। अब देखिए अगला आर्टिकल जो डिस्कस करते हैं हम, वो NK सिंह से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए NK सिंह की एक कमेटी की रिपोर्ट आई और अब इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखिए फिस्कल डेफिसिट आपको पता ही होगा। फिस्कल डेफिसिट हमने काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था। जब देखिए एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और रेवेन्यू कम होता है, बस इसमें बोरोइंग काउंट नहीं करते, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। तो ये कहता है कि देखिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.5% ऑफ GDP रहेगा पिछले साल, और जो कि एक अपने आप में ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए 3.5% ऑफ GDP का जो फिस्कल डेफिसिट है बहुत एक प्रकार से आश्चर्यजनक नहीं है। और ये कहते हैं कि सरकार ने ऐसा भी कहा कि करंट साल में जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो 3.2% रहेगा, तो ठीक है, ये भी ठीक है। और बाद में सरकार ने माना कि 3% रहेगा उसके बाद, यानी इस साल के बाद में जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा 3% तक। तो इन सभी बातों से ये जाहिर होता है कि सरकार सीरियस है। FRBM की जो इन्होंने NK सिंह ने FRBM के बारे में जो रिपोर्ट दी थी उसको इंप्लीमेंट करने में सरकार सीरियस है। और उस रिपोर्ट ने, NK सिंह की कमेटी की रिपोर्ट ने 2 चीज़ें और भी कही थी। एक तो ये देखिए कि जो डेट है, डेट टू GDP रेशो, डेट होता है हमारा उधारी, कितनी हमने उधार ले रखा है, या फिर डोमेस्टिकली या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज से। तो डेट अपन में GDP जो रेशो है वो 60% के आसपास होना चाहिए, ऐसा NK सिंह ने कहा।
तो अब देखिए बात यूं है, उसमें से 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। अब ये कहते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो 40% के डेट पे आ जाएगी, लेकिन फोकस रहेगा स्टेट्स पे। ये एक प्रकार से 20% डेट पे नहीं आ पाएंगी और इन पे जो कर्जा है वो ज़्यादा है और इसको कम कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो पहले तो ये फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो सिर्फ, और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको तो सिर्फ देखिए पूरे देश की फिजिकल पोजीशन चाहिए। उनको ये नहीं मांगता कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना डेट होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का कितना डेट होना चाहिए, वो तो हमें इंटरनली डिसाइड करना है और मिला के टोटल 60% तक करना है, तभी बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और स्टेट को काफ़ी मुश्किलात होंगी। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? ये कहते हैं कि देखिए नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल। ये क्या है? ये देखिए, अब देखिए जब हम बाहर से कर्जा लेते हैं, हम बाहर से कर्जा इसीलिए लेते हैं ना कि हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए हम यूँ सोचते हैं कि अभी हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो एक बार थोड़ा सा लोन ले लेते हैं और बाद में तरक्की तो कर ही रहा है, बाद में वो लोन चुका देंगे। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है। ये कहते हैं कि देखिए इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा होती है लोन की, यानी हमने मान लीजिए 100 रुपये लोन ले लिया, अब 100 रुपये लोन उसके हम इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं 10 रुपये हर महीने, मान लीजिए सिर्फ एग्जाम्पल है, 10 रुपये हर महीने 100 रुपये के लोन के हम इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं। लेकिन कई बार कितना हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट भरने को लिए भी हमें दोबारा से लोन लेना पड़ता है, जिसे हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी जो इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमें फिर से लोन लेना पड़ रहा है, ये डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है, यानी जो हमने सोचा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम ग्रो कर जाएंगे तो फिर हम वो लोन आसानी से चुका देंगे, लेकिन उस तेज़ी से कई बार इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती और हम इस डेट में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये कई बार स्टेट्स के साथ में होता है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए, और स्टेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइमरी और फिजिकल डेफिसिट उन्होंने काफ़ी कम रखा, पहले की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल देके बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो 2013 तक का था, तब तक तो स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो है वो ठीक ठाक काम कर रही थी। जैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में FRBM एक्ट होता है, वैसे ही स्टेट्स में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर एक्ट होता है, FLR उसको कहते हैं। तो ठीक ठाक काम किया तब तक, लेकिन बाद में सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई। और क्योंकि देखिए पहले क्या हुआ था, यहाँ तक 2013 तक ठीक ठाक इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि सेंट्रल लोन्स का कंसोलिडेशन था, उस टाइम पे काफ़ी सारा लोन भी माफ़ कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन आगे जाके इस तरह के मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर सकी सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। और वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी फिजिकल पोजीशन सुधारनी होगी। और कैसे वो सुधार सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए आर्टिकल नंबर 293 क्लास 3 का यूज किया जा सकता है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारा लोन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आगे लोन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऐसा कहता है आर्टिकल नंबर 293। तो कहने का मतलब एग्जांपल देके बताता हूं, मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का लोन लिया किसी राज्य ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो और ज़्यादा लोन लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उन्हें बाहर से कहीं लोन लेना है तो, बाहर से मतलब विदेश से या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी से। तो यूनियन गवर्नमेंट ने पिछले दिनों देखिए स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आप बायलैटरल पार्टनर से सीधा लोन ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ अच्छा वेलकम स्टेप्स था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इससे बूस्ट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि देखिए कई बार जो प्राइवेट रिसर्चर्स और जो पब्लिक ऑडिटर्स हैं, इन्होंने ये बार बार पॉइंट आउट किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी ऑफ बजट खर्चा कर देती हैं, यानी बजट से बाहर जाके काफ़ी खर्चा कर देती हैं और बजट को मिस कैटेगराइज कर देती हैं। इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है और जो ये डेट है वो काफ़ी कम नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। और कौन से पॉइंट है? ये एक और ये पॉइंट है, देखिए इससे पहले देखिए 14 फाइनेंस कमीशन अभी आया था। 14 फाइनेंस कमीशन से पहले के जो कमीशन थे 11, 12, 13, इन सब में एक प्रोविजन था कि फिजिकल डिसिप्लिन का, यानी फिजिकल डिसिप्लिन जो स्टेट जितना रखेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने यह जो फिजिकल डिसिप्लिन का जो कंसेप्ट था वो हटा दिया। इसकी जगह वो 2 नए कंसेप्ट लेके आए, एक था फॉरेस्ट कवर का, एक पॉपुलेशन वाला। तो ये कहते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन यानी 15वां जो फाइनेंस कमीशन आएगा उसको ये करना चाहिए कि 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ये हटा दिया गया था फिजिकल डिसिप्लिन कंसेप्ट, वो फिर से लाया जाए, ताकि स्टेट्स एक लेवल के बाद में जाके ज़्यादा खर्चा ना करें और उधारी ना लें। तो ताकि हम अपना FRBM एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए 2013 से 2016 के बीच में स्टेट्स गवर्नमेंट ने काफ़ी खर्चा किया नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे। यानी देखिए आमतौर पे देखिए स्टेट जब अच्छे से ग्रो करता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करता है। अगर आप आधे से ज़्यादा पैसा तो इन एक्टिविटीज़ पे खर्च कर देते हो जैसे सैलरी वगैरह, तो स्टेट कैसे ग्रो करेगा? तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर रही हैं। और यही कहा नीति आयोग की मीटिंग में। नीति आयोग की मीटिंग ने स्टेट गवर्नमेंट्स को चिताया, राज्य सरकारों को चिताया कि आप जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो क्वालिटी एक्सपेंडिचर कीजिए। और फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए 15th फाइनेंस कमीशन में। ये हमने अभी डिस्कस किया। तो ये पूरा आर्टिकल था, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं।
चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये टॉपिक है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, तो काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और मेच्योर होकर मतलब न्यूट्रल की तरह सुनेंगे हम इसको। देखिए ये पूरा टॉपिक है आर वी सूडो सेक्युलरिस्ट। सूडो सेक्युलरिस्ट क्या कंसेप्ट होता है? जब कोई देखिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेन तौर पे तो देखिए जो बीजेपी या फिर जो आरएसएस है, वो कांग्रेस को एक प्रकार से सूडो सेक्युलरिस्ट कहते हैं। तो ये पूरा सूडो सेक्युलरिस्ट का कंसेप्ट है क्या, वो जानने की कोशिश करते हैं। सेक्युलरिज्म वैसे क्या होता है? सेक्युलरिज्म ये होता है कि देखिए सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। मेनली ये यूरोपियन कंसेप्ट है और 18वीं शताब्दी में आया था। तब क्या था, चर्च का बहुत बड़ा रोल था, चर्च काफ़ी इंटरफेयर करता था पॉलिटिकल मैटर्स में। तो इसीलिए सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट आया था कि स्टेट जो है वो अलग होना चाहिए, चर्च है वो अलग होनी चाहिए, और चर्च को स्टेट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी सेक्युलर होना चाहिए पूरे गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को। तो सबसे पहले देखिए हम लेफ्ट का व्यू जानते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जो लोग सेक्युलरिज्म की सूडो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो एक तरह से सेक्युलरिज्म को डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं और पूरे सेक्युलरिज्म की जेन्युइननेस पर सवाल उठाते हैं। आमतौर पे देखिए उनके द्वारा, यानी बीजेपी और आरएसएस के जो ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा सूडो सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि माइनॉरिटी को अपीज करना या फिर प्रो मुस्लिम्स या एंटी हिंदू। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग व्यू सभी तरह के मिलेंगे। तो ऐसा कहना है आरएसएस का इनके हिसाब से। सबसे पहले व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं मृदुला मुखर्जी के। तो इनके हिसाब से देखिए ये कहती हैं कि क्यों आई सूडो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट क्यों लाया गया। तो इसका कारण ये बताते हैं कि इसका रीजन आता है फ्रीडम स्ट्रगल से। जो हमारा आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, हमारा पूरा का पूरा जो नेशनल स्ट्रगल था वो एक प्रकार से सेकुलर था। चाहे आप फ्रीडम फाइटर्स की बात ले लीजिए, सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सभी सेकुलर थे। इवन भगत सिंह, सारे सेकुलर थे। और इवन सारी इवेंट्स भी सेकुलर थी। जितनी इवेंट्स हुई हमारी, और जितनी भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, सारी की सारी मूवमेंट्स भी एक तरह से सेकुलर थी और वो सही में नेशनलिस्ट थे उस समय। ये कहते हैं कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें आरएसएस और हिंदू महासभा का इतना बड़ा रोल नहीं रहा। और बाद में क्या आता है देखते हैं, एक सेकेंड, ये आ गया। बाद में कहते हैं कि देखिए पार्टीशन के समय में हिंदू एक प्रकार से जो हिंदू राष्ट्र थे वो मांग कर रहे थे, आरएसएस और जो हिंदू सभा थे वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, और कांग्रेस थी वो सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना चाहती थी। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, फर्स्ट इलेक्शंस में फिर से एक रेफरेंडम हुआ, क्या हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर हमें सेकुलर कंट्री चाहिए और जो सभी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चल सके। तो वो रेफरेंडम में भी सेकुलर का कंसेप्ट जो था वो बिल्कुल सही साबित हुआ और लोगों ने नकार दिया आरएसएस और जनसंघ का जो एजेंडा था, और उनको बिल्कुल वोट नहीं मिले और हिंदू राष्ट्र को उन्होंने नकार दिया। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए सेकुलरिज्म नेसेसरी है, ऐसा समझ में आ गया अब सारी जो बीजेपी या जो पार्टीज़ हैं, जो राइटिस्ट पार्टीज़ हैं, इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट दिया सूडो सेकुलरिज्म का। और वो कहते हैं कि तो एज ए हिंदू इज सेकुलर, जो भी हिंदू है वो सेकुलर है। इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने जानबूझ के दिया वोट लेने के लिए। और बाद में उन्होंने अपने आप को नेशनलिज्म से भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि वो नेशनल जो स्ट्रगल था, फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल था, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कम योगदान निभाया था। ऐसा व्यू है मृदुला मुखर्जी का। अब जानते हैं राइटिस्ट व्यू। ये कहते हैं कि देखिए जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो पूरा यूरोप का कंसेप्ट है और इंडिया से कोई लेना देना नहीं है सेकुलरिज्म को। ये कहते हैं कि हिंदुइज्म है वो टोटली डिफरेंट है, और जो ये कंसेप्ट था कि चर्च और स्टेट अलग अलग होने चाहिए, ये क्रिश्चियनिज्म का कंसेप्ट है। तो सूडो सेकुलरिस्ट ये कहते हैं वो लोग हैं जो वेस्टर्न आइडिया से पले बड़े हैं और जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को मानते हैं। वो इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते कि जो हिंदुइज्म है वो काइंड ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है। वो अपने आप में हिंदुइज्म बहुत बड़ा डिफरेंट सेक्ट्स है, इसके बीच में डिफरेंट विचारधाराएं हैं। तो हिंदुइज्म अपने आप में एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरह है और हिंदुइज्म को आप किसी पर्टिकुलर धर्म से नहीं जोड़ सकते। और यह इनके हिसाब से जो हिंदुइज्म है पूरे ज्योग्राफिकल एंटिटी है, और अंग्रेजों ने बाद में इसे इज्म का नाम दे दिया। हिंदू लोग वो लोग थे जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे, और ISM का मतलब अंग्रेजों ने ये जोड़ दिया एक ज्योग्राफिकल एंटिटी से। इस तरह की बात कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए ये पॉलिथिस्टिक नहीं है, ये बिलीफ में, ट्रेडिशंस में, परंपराओं में, प्रैक्टिसेस में एक बहुत ज़्यादा प्लूरल है ये पूरा जो कंसेप्ट है हिंदुइज्म का। और फिर ये कहते हैं कि देखिए सूडो सेकुलरिस्ट ने काफ़ी अटेम्प्ट किया एक प्रकार से हिंदुइज्म आइडियोलॉजी और सेकुलरिज्म को अलग अलग एक प्रकार से प्लेटफॉर्म पे दिखाने का। फिर एक बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं, इस एग्जांपल को आप यूज कर सकते हैं। कुछ जो हमारे देश में ये कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है अगर योगा या सूर्य नमस्कार को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है स्कूलों के अंदर में, तो काइंड ऑफ सेकुलरिज्म के कंसेप्ट के खिलाफ में है। तो फिर एक जग्गी वासुदेव जी जो हमारे गुरु हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो एक प्रकार से क्रिश्चियन हो जाएगा। अगर आप योगा और सूर्य को हिंदुइज्म से जोड़ के देख रहे हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो एक प्रकार से क्रिश्चियन टर्म हो जाएगी। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए एंटी जो हिंदुत्व नैरेटिव है वो कुछ नहीं है बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा है वोट हासिल करने के लिए।
उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए सेंटर व्यू क्या है हरबंस मुखिया का। ये कहते हैं कि देखिए सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म जो डाइकोटोमी है एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और वोट लेने के लिए है। ये कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में पहला ऐसे कहा जाता था कि ये प्रो माइनॉरिटी हैं, यानी मुस्लिम्स की अपीजमेंट करती हैं, लेकिन बाद में इन्होंने भी एक प्रकार से जो कपाट खोल दिए थे मंदिर के, 1989 की बात है, बाबरी मस्जिद के समय में, तो इन्होंने एक प्रकार से मेजोरिटी को भी टाइम टू टाइम अपीज करना की कोशिश करी है। तो समय समय की ये बात है, ना ये प्रो माइनॉरिटी है ना प्रो मेजोरिटी है, सिर्फ वोट लेने के लिए हैं। फिर ये कहते हैं कि जो वीडी सावरकर या MS गुलवालकर थे, ये इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी को एक प्रकार से इनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी और ज़्यादा उनके राइट्स को सपोर्ट किया, और ये सब कुछ भी इलेक्ट्रोल पॉलिटी के लिए और मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स के लिए था। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है कि देखिए पहले अब क्या होता है, हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल गई, तो उसके बाद में क्या हुआ, सभी एडल्ट लोग वोट दे सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन का यूज किया वोट लेने के लिए, और ये जो कंसेप्ट है वो उसी का एक हिस्सा है। और फिर ये कहते हैं कि देखिए हिंदू राष्ट्र की मांग करना हमारे देश के लिए, इसका मतलब तो ये है कि आज़ादी के समय जो 2 नेशंस थ्योरी दी थी जिन्ना ने, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस कंसेप्ट को हमेशा रिफ्यूज़ किया था, और इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का इनका व्यू है सेंटर का। अब चलते हैं अगला आर्टिकल जो कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस 2013, ये कहते हैं कि देखिए डिसेबल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का मिलना बहुत ज़रूरी है, और कई बार देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत कम डिसेबल्स जो हैं आज जो एम्प्लॉयमेंट में एक प्रकार से उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि देखिए सोशल और फिजिकल बैरियर्स हैं। फिजिकल बैरियर्स मतलब वो आ जा नहीं सकते ऑफिस में, इस तरह के बैरियर्स, या फिर सोशल बैरियर, स्टिग्मा अटैच होता है। ये सब कारण रिस्पॉन्सिबल है कि वो वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। और इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने देखिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन 2007 ये रेटिफाई किया हुआ है इंडिया ने। और उसके बाद में इंडिया ने इससे पहले देखिए 1995 में एक प्रकार से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी पास किया था, और कोर्ट के देखिए रिपीटेड ऑर्डर्स हुए थे, फिर भी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सके थे गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ने 2007। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ये देखिए ये 19 अप्रैल 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बिल पास किया, और इसमें देखिए ये इस बिल के प्रियम्बल में ये बताया गया कि डिसेबल्स को सभी तरह के राइट्स होने चाहिए, जैसे राइट टू फ्रीडम और अपनी चॉइस, एक प्रकार चुनने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरे जो गोल्स हैं वो भी डिसेबल्स हासिल कर सके, उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता मिलेगी। सारी तरह के गोल्स हैं वो हैं ये इस एक्ट के प्रियम्बल में। और ये देखिए ये जो 2016 का एक्ट है 2007 की जो यूएन की कन्वेंशन है उसको फुलफिल करने के लिए लाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे, गवर्नमेंट को कहा कि आप इसे जल्द से जल्द आप इसे इमीडिएट इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद में क्या हुआ, वे फॉरवर्ड है, देखिए वे फॉरवर्ड ये कि एक प्रकार से जो कोर्ट है उन्होंने टाइम दिया कि 12 हफ्तों का उन्होंने टाइम दिया कि 12 हफ्तों के अंदर आपको इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना होगा, और आपको 12 हफ्तों के अंदर अंदर एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और 2016 के एक्ट के हिसाब से देखिए बहुत सारे राइट्स मिलेंगे डिसेबल्स को, एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा, फ्री एजुकेशन भी मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और नेशनल और स्टेट फंड्स जो आमतौर पर मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते वो भी मिलेंगे। तो ये जो एक्ट है वो काफ़ी अच्छा एक्ट है। ये एक्ट ये भी मांगे करता है कि स्पेशल कोर्ट्स जो है डिसेबल्स के लिए बनाए जाएँ, जो हैं स्पीडी ट्रायल्स एक प्रकार से किया जाए इनका, और जो भी एक प्रकार से जो मान लीजिए स्पीडी ट्रायल्स यानी जो भी एक प्रकार से इनके राइट्स को हनन करता है तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल किया जाए, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए इनके लिए ताकि इनके राइट्स को एक प्रकार से लिया जा सके और रियलाइज़ किया जा सके। अब देखिए प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इक्वली लाइबल हैं, अगर किसी तरह का डिसेबल के राइट्स का वो हनन करते हैं तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी लाइबल हैं। तो ये सारे इसके पॉइंट्स थे इस आर्टिकल के। देखिए काफ़ी डिसेबल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले तो बात यही है, मैंने भी आज डिसेबल बोला लेकिन बोलना चाहिए हमें डिफरेंटली एबल्ड। डिसेबल हमें बोलना ही नहीं चाहिए, जैसे अब दिव्यांग कहा जाता है विकलांग की जगह, वैसे ही इंग्लिश में भी ये टर्म यूज़ होनी चाहिए, डिसेबल की जगह यूज़ होनी चाहिए डिफरेंटली एबल्ड। काइंड ऑफ देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो स्टिग्मा अटैच वाली बात होती है। काइंड ऑफ डीसी के साथ में ये उनके राइट्स हैं, लेकिन आमतौर पे जब कोई देखिए उनकी सहायता करता है तो काइंड ऑफ चैरिटी के तौर पे देखा जाता है, यहीं से उनकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है। स्टिग्मा जो इनके साथ अटैच्ड है डिसेबिलिटी के साथ वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कई बार मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब देखिए कोई डिसेबल होता है ना, आमतौर पे जो डिसेंट लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो उनकी तरफ देखते नहीं है ज़्यादा जानबूझ के, ताकि उनको यूँ नहीं लगे कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। लेकिन कई बार कई लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोग डिसेबल्स की तरफ बिल्कुल घूर घूर के देखने लगते हैं ऐसे,
चाहे वो देखिए एक प्रकार से कंपैशन की भावना से देख रहे हैं कि कितना बुरा लगता होगा इस व्यक्ति को, ये डिसेबल है, लेकिन हमें नहीं देखना चाहिए ऐसे इस प्रकार से। हमें उनको बिल्कुल रियलाइज ही नहीं करवाना चाहिए कि उनको कुछ ऐसा अलग है या फिर वो हमसे बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा ये पूरा देखिए कंसेप्ट है, और कम से कम शुरुआत तो हम ही से होती है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।